औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पावर एंड पॉलिटिक्स। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक एजेंसी के बारे में जो कि यूनाइटेड नेशन की है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो स्पेशल एजेंसीज़ जो है यूनाइटेड नेशंस की उनको डिस्कस किया था, जिनमें से चंद एक एजेंसीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था, जैसे कि WHO हो गई, ILO हो गई, यूनिसेफ हो गई, यूनेस्को हो गई और FAO हो गई, IMF हो गई। ये मुख्तलिफ एजेंसीज़ थी जिनके बारे में हम जो है वो डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इनके जो मकासद हैं, इनका क्या पर्पज़ है, इनके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी हमने देखा है। और आप यहाँ से भी मज़ीद अगर पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट के लेके जो है ना वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आज के जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। और वो एक एजेंसी है या एक इंस्टीट्यूट है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे और उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ILO। अच्छा, बेसिकली हम इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम यहाँ से समझते हैं कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि लेबर के राइट्स और लेबर के हकूक़ के ऊपर काम करेगा। तो इसको हम थोड़ा-सा पढ़ने की जो है वो कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज़ फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल एज़ एन ऑटोनोमस बॉडी। ये क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ये 1919 में जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में मैं बताऊँ आपको कि ILO क्या है, उससे पहले मैं आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल का थोड़ा-सा बता देती हूँ। ट्रीटी ऑफ वर्साइल ये एक ऐसा जो है वो फॉर्मल ट्रीटी थी या फॉर्मल डॉक्यूमेंट था या एग्रीमेंट था, जो कि वर्ल्ड वार 1 को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था कि फॉर्मली जो है वो अब वर्ल्ड वार 1 को जो है वो एंड किया गया था, एंड किया जाए। उसकी वजह से जो है ना वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है वो किया गया था, जो कि 28 जून 1919 में था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रीटी थी, जो इसका मकसद था वर्ल्ड आने वाली दौर में जो है वर्ल्ड वार को और जो मज़ीद बड़ी वार्स हैं उनको कंट्रोल करना, ये कर नहीं सकी थी और इसमें फ़ेल हो गई थी। बल्कि इसने वर्ल्ड वार 2 का जो है वो बीज एक तरह से बो दिया था, जो कि आफ्टर 20 इयर्स फिर हमें वर्ल्ड वार 2 की सूरत में एक और हमें एक बड़ी जो है वो वार जो है दुनिया में देखने को मिली, जिसमें हमने लाखों लोगों को खो दिया, जिसमें सिविलियंस भी शामिल थे और मिलिट्री के लोग भी थे। तो ये जो ILO है, ये सबसे पहले जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंडर जो है वो आता है। उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल ख़त्म हुई तो लीग ऑफ नेशन का क़याम हुआ 10 जनवरी 1920 में। लीग ऑफ नेशन जो है वो वर्ल्ड वार 1 के बाद बनाई गई थी और इसका भी मकसद यही था कि आने वाले दौर में जो है वो कोई भी बड़ी वार से बचना और जो वर्ल्ड पीस है उसको मेंटेन करना और नेशन स्टेट के दरमियान जो है वो इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त को कायम करना, यूनिटी लाना और वो आने वाली जो वार्स हैं उनको जो है वो ख़त्म करना और पीसफुल सेटलमेंट के ज़रिए एग्रीमेंट्स करना। फिर ऐसा हुआ कि जब वर्ल्ड वार 1 हो गई, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बन गई, लेकिन लीग ऑफ नेशन भी नाकाम रही, फिर वर्ल्ड वार 2 हो गई। फिर हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद फिर हमें ये ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो दुनिया में आने वाले वक़्त में जो है वो वार्स को कंट्रोल कर सके और पीसफुल तरीके से जो है वो दुनिया में अमन कायम कर सके। तो तब यूनाइटेड नेशन का जो है वो क़याम अमन में लाया गया और यूनाइटेड नेशन का क़याम जो है वो 1945 में लाया गया। फिर जो है ये ILO का इदारा जो है वो अब यूनाइटेड नेशन का एक इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंडर आता था, फिर लीग ऑफ नेशन के अंदर आता था, लेकिन दोनों के ख़त्म होने के बाद जब ये 1946 में ये एक स्पेशल एजेंसी बन गई यूनाइटेड नेशंस की। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके कुछ पर्पज़ हैं, इनके मकासद क्या हैं, इसको बनाया क्यों गया था। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एस्टैब्लिश की गई थी ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, और ये लोगों को जो है वो सोशल जस्टिस दिलाने का काम करते हैं और ये मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लेबर एंड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ये एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका जो स्पेसिफिक काम है वो लेबर के राइट्स के ऊपर काम कर रहा है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना है, उनकी जो सोशल जस्टिस है उसको मेंटेन करना है। तो इसके कुछ जो है वो फंक्शंस हैं, उनको हम देख लेते हैं कि ये कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है ये इदारा। सबसे पहले है द रेगुलेशन ऑफ hours of work including the fixation of maximum working day and week। ये एक तो जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसको फिक्स करते हैं और आपके जो वर्किंग डेज हैं वीक के अंदर उसको फिक्स करते हैं। नंबर 2 है द प्रिवेंशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्कर। जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये उससे भी प्रिवेंट करते हैं लेबर्स को, लेबर यूनियंस को। नंबर 3 है द प्रोविजन ऑफ द एडिक्वेट लिविंग वेजेस ऑफ द वर्कर। अच्छा, जो वर्कर है जो किसी भी फैक्ट्री में, मिल में या कहीं भी काम कर रहा होगा, एक तो उसके वर्किंग आवर को
ये जो है वो फिक्स करेंगे, वर्किंग डेज़ को फिक्स करेंगे। उसके बाद ये इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो ख़त्म किया जाए। दूसरा, उसके बाद ये ना इस चीज़ को भी एश्योर करते हैं कि जो वर्कर के वेजेज़ हैं उनको वो टाइम पे दिए जाएँ। यानी कि जब जो है वर्कर है जितने घंटे काम कर रहा है, बेसिकली जो 6 से 8 घंटे हैं वर्कर के लिए काम के लिए रखे जाते हैं इस इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उसके बाद उसको वेजेस भी ये प्रोवाइड करते हैं या उसकी भी इंश्योरेंस करते हैं कि वो उसको मिल रहे हैं या नहीं। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर अगेंस्ट सिकनेस, डिजीज़ेज़ एंड द इंजरी वगैरह। अच्छा, जब लोग जो है मज़दूर काम कर रहे होते हैं मिलों में, फैक्ट्रीज़ में, बड़े-बड़े इदारों में, तो उनको वहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है या कोई बीमार हो जाता है या कोई जो है वो उसको जो है वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, कोई डिज़ीज़ हो जाती है जैसे कि डेंगू हो गया या कोई और भी मसला, तो उसको भी ये इंश्योर करते हैं कि जो ओनर है उस कंपनी का, उस मिल का, उस फैक्ट्री का, वो इंश्योर करे कि वो अपने वर्कर की जो है वो हेल्थ पे भी काम करे और उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ड्यूरिंग उनके सिकनेस, यानी कि उनकी तनख्वाहें वगैरह ना काटी जाएँ। उनको जो है वो बीमारी के दौरान रिलीफ़ प्रोवाइड किया जाए, उन्हें उनके वेजेज़ वैसे ही दिए जाने चाहिए और उनके अगर कोई डिज़ीज़ ऐसी आ गई है, कोई ऐसी बीमारी है जो जिसका वो इलाज नहीं खुद अफ़ोर्ड कर सकते, तो वो भी ओनर की तरफ से जो है वो उसको प्रोवाइड किया जाए या फिर उनको उसके अंदर सब्सिडी दी जाए। तो ये इदारा जो आईएलओ है, ये उस चीज़ को भी इंश्योर करता है। उसके बाद है द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द वुमेन ऑफ द वर्कर एंड द यंग वर्कर। ये जो चिल्ड्रन लेबर या चाइल्ड लेबर है, उसको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं और फिर जो वुमेन लेबर्स होते हैं, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो यंग वर्कर्स हैं यानी जो नए लोग आते हैं लेबर के तौर पे, उनके जो राइट्स हैं उनको भी ये चेक एंड बैलेंस उनका भी रखते हैं। फिर लास्ट में इनका क्या फंक्शन है, द प्रोविजन ऑफ द ओल्ड एज एंड द इंजरी बेनिफिट फॉर द वर्कर। जो ओल्ड लेबर है जो कई सालों से काम कर रहा है, ये उनके भी कुछ जैसे पेंशन का सिस्टम वगैरह मुकर्रर कर देते हैं या कुछ ऐसा साइड जो है वो उनको बेनिफिट्स मुकर्रर करते हैं कि क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया होता है, तो ओनर की तरफ से जो है वो उनको कुछ ना कुछ उनके अखराजात जो है वो उठाए जाएँ, उनके जिसमें हेल्थ वगैरह के जो इश्यूज़ हैं वो जो है वो ओनर की तरफ से होने चाहिए कि वो उनकी सेहत वगैरह की जो है वो उसका ख़्याल रखे और अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं तो उसका इलाज वगैरह करवा दे। तो ये इसके कुछ फ़ंक्शन हैं जो आईएलओ करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, यानी इस इदारे को चलाने वाले कौन से इदारे हैं। अच्छा, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या आईएलओ की, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है और इसको जो चलाते हैं वो डायरेक्टर जनरल जो है वो इसको हेड करते हैं, हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल। अच्छा, वो 3 पार्ट्स कौन से हैं जिसमें इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है द कॉन्फ्रेंस, नंबर 2 है द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड नंबर 3 है द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। सबसे पहले हम कॉन्फ्रेंस में देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या काम करती है और कौन-सा इदारा है जो इसमें जो है वो कौन-सा अपना काम जो है वो परफ़ॉर्म करता है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस जो है ये पॉलिसी मेकिंग का एक तो काम करती है आईएलओ के अंदर और ये कंपोज़्ड होती है डेलीगेट्स के ऊपर। अच्छा, वो डेलीगेट्स कौन हैं? वो 66 कंट्रीज़ के अंदर से जो है वो मेंबर्स लिए जाते हैं, यानी हर कंट्री में से 1 मेंबर लिया जाता है और 67 कंट्रीज़ में से जो है वो टोटल मेंबर्स लिए जाते हैं। उनका एक डेलीगेट बनाया जाता है और ये जो मेंबर्स होते हैं 66 जो आईएलओ के अंदर काम करते हैं एज़ अ कॉन्फ्रेंस बॉडी या पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ये साल में 1 बार मिलते हैं और ये जो कंट्रीज़ के मेंबर्स होते हैं, ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं या इसके ऊपर एनफोर्स करते हैं कि जो लेबर का स्टैंडर्ड है, उसको एप्रोप्रिएट किया जा सके, उनको जो है वो उनके कानून के मुताबिक जो है उनको भी लॉ प्रोवाइड किया जाए, उनके राइट्स को ये महफूज़ करने में उनकी कोशिश करते हैं। उसके बाद आ जाती है द एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा, एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल क्या है? ये गवर्निंग बॉडी है आईएलओ की। कॉन्फ्रेंस क्या है? वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। एग्ज़ीक्यूटिव क्या है? ये गवर्निंग बॉडी है। इट कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 28 गवर्नमेंट मेंबर। इसके अंदर जो रिप्रेज़ेंट करने वाले इसको मेंबर्स होते हैं वो 28 हैं और उनको गवर्नमेंट मेंबर कहा जाता है। 14 जो है वो वर्कर होते हैं और 14 जो है वो एम्प्लॉयर मेंबर होते हैं। इट अपॉइंट बाय द डायरेक्टर जनरल एंड सुपरवाइज़ द वर्क ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफिस एंड अदर कमिटीज़। अच्छा, इसको जो 28 मेंबर हैं गवर्नमेंट के, इनको अपॉइंट कौन करता है? डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करता है और इनको सुपरवाइज़ खुद इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जो है वो करता है, यानी आईएलओ करता है और कुछ ऐसी कमिटीज़ हैं जो मुकर्रर की जाती हैं जो इनका काम जो है वो चेक एंड बैलेंस के तौर पे करती हैं। नंबर 3 है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। ये एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट के तौर पे जो है वो आईएलओ का इदारा है जो कि जेनीवा में यानी स्विट्ज़रलैंड के अंदर लोकेटेड है और ये प्रिपेयर करता है एजेंडाज़ को या मीटिंग्स को या कॉन्फ्रेंसेस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर और प्रिपेयर करता है रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है सब्जेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि लेबर के राइट्स के ऊपर काम कर सके और उनको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि लेबर के लिविंग स्टैंडर्ड को और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए और उनको बढ़ाया जा सके।
तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था स्पेशलाइज़्ड एजेंसी जो यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है, उनमें से एक एजेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया। उसको मैं आपको जो है वो रिवाइज़ कराती चलती हूँ। वो कौन-सी एजेंसी है, वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन या उसको हम आईएलओ भी कहते हैं। इसका जो है वो 1919 यानी 1919 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहले ये जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंडर आती थी, फिर जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल ख़त्म हुई तो ये लीग ऑफ नेशन का हिस्सा बन गई। फिर जब लीग ऑफ नेशन ख़त्म हुई तो फिर 1946 में ये यूनाइटेड नेशन का एक अहम और स्पेशल एजेंसी के तौर पे बन गई। फिर हमने इसके एम और फंक्शन देखे कि इनका मेन जो मकसद होता है वो वेलफेयर और सोशल जस्टिस का होता है। ये मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर को, यानी उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इनके कुछ फंक्शंस हैं कि ये वर्किंग आवर्स को जो है वो फिक्स करवाते हैं मज़दूरों के। उसके बाद ये उनके वर्किंग डेज़ को फिक्स करते हैं, उनके अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लेबर्स के अंदर उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। वर्कर की जो सिकनेस है, डिज़ीज़ेज़ है या कुछ भी ऐसा मामला हो जाता है बीमारी की सूरत में, ये उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं और उस दौरान जो है ये उन्हें फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं। फिर हमने देखा कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। एडमिनिस्ट्रेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, द कॉन्फ्रेंस, एग्ज़ेक्टिव काउंसिल और इंटरनेशनल लेबर। कॉन्फ्रेंस क्या है? ये पॉलिसी मेकिंग का काम करती है आईएलओ के अंडर, और इसमें डेलीगेट्स शामिल हैं 66 कंट्रीज़ के, जो कि साल में 1 बार मिलते हैं और मीटिंग्स करते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से लेबर के राइट्स को मज़ीद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर एग्ज़ेक्टिव काउंसिल है, ये जो है वो गवर्निंग बॉडी है आईएलओ की। इसमें 28 गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं और इनका जो चेक एंड बैलेंस होता है वो डायरेक्टरी जनरल कर रहा होता है, और सुपरविजन इसकी इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के थ्रू हो रही होती है। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, ये एक परमानेंट सेक्रेटरीएट है आईएलओ का, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर लोकेटेड है, जिनीवा के अंदर। और ये प्रिपेयर करता है ऐसी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस को कि जो लेबर राइट्स के ऊपर काम करें और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। सो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी यूनेस्को के हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स की जो है वो अपडेट मिलती रहे। और आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उससे तकरीबन रिलेटेड सारे जो है वो लेक्चर्स इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।